Hello students. Today we are going to discuss the topic of job analysis. जॉब एनालिसिस जैसे नाम से ही पता चलता है, किसी जॉब का विश्लेषण करना, उसको अच्छे से स्टडी करना इन डेप्थ कि उस जॉब में क्या क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये आपका यूनिट 3 का सी पार्ट है, जॉब एनालिसिस, मीनिंग, पर्पस एंड मेथड्स। मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ। आपकी बुक्स में जहाँ पे भी ये टॉपिक दिया हुआ है उसको आप खोलिए और साथ साथ में एक्सप्लेनेशन सुनिए, आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। जॉब एनालिसिस की आप इंट्रोडक्शन जो है इस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए। कहते हैं जॉब एनालिसिस जो है, जब कोई जो क्लाइंट है किसी गाइडेंस या वर्कर के पास आता है और जॉब के बारे में पूछने के लिए, जैसे ऑक्यूपेशनल हम गाइडेंस दे रहे हैं उस वक्त, ऑक्यूपेशनल और वोकेशनल गाइडेंस, उस वक्त अगर जॉब एनालिसिस उस गाइडेंस वर्कर ने या काउंसलर ने की हुई है तो उसे उस जॉब के बारे में डिटेल में पता होगा कि उस जॉब में क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, कैसे कंडीशंस ऑफ वर्क चाहिए, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब की। किसी भी गाइडेंस वर्कर को पहले से वोकेशनल गाइडेंस देने वक्त पहले से जो भी जॉब्स के बारे में उसने अपने क्लाइंट्स को बताना है उनका विश्लेषण कर लेना है और उन जॉब्स के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेनी है। अब देखिए मीनिंग क्या है जॉब एनालिसिस का, जोन का व्यू देखिए। जॉब एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड स्टडीज and reporting pertinent information relating to the nature of specific job. It is the determination of tasks that comprise jobs, skills, knowledge, abilities, and responsibilities required of the workers for successful performance, which differentiate one job from all others. Now, what does this definition mean? कि जॉब एनालिसिस जो है उसमें हम किसी भी जॉब के बारे में, पर्टिनेंट का मतलब सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, किसी भी जॉब के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसको गैदर कर लेते हैं। और इसके लिए चाहे हम ऑब्जर्वेशन करें उस जॉब की, पीपल वर्किंग इन अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट, हम उनको ऑब्जर्व करें, या हम कोई स्टडीज़ कंडक्ट करें, कोई सर्वेज करें, उसके आधार पे हम उस जॉब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर लें। इसमें हम किसी भी जॉब में क्या क्या काम करने पड़ेंगे, टास्क्स करने पड़ेंगे, उसमें कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, क्या नॉलेज रिक्वायर्ड होगी, एबिलिटीज़ क्या क्या चाहिए एम्प्लॉई में, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसे डिस्चार्ज करनी पड़ेंगी, इनके बारे में हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। ये इंफॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी भी जॉब में सक्सेसफुली कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं इसके बारे में पता चल जाए। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गाइडेंस वर्कर इकट्ठी करेगा ताकि वो अपने क्लाइंट्स को किसी भी जॉब में डायरेक्ट करने से पहले उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स के बारे में समझा दे। आगे आप देखिए, डेल योडर का व्यू है। जॉब एनालिसिस इज अ प्रोसीजर बाय विच फैक्ट्स with respect to each job are systematically discovered and noted. It is a procedure which is applied to evaluate as to what kind of manpower is needed. जॉब एनालिसिस एक प्रक्रिया है, एक ढंग है जिससे हम किसी जॉब के बारे में सारे ज़रूरी जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनको हम सिस्टमैटिकली खोजते हैं और उनको हम नोट करते हैं। इस प्रोसीजर से हम इस चीज़ का मूल्यांकन कर पाएंगे कि उस जॉब के लिए किस तरह के एम्प्लॉयज़ की, मैन पावर की ज़रूरत है। नेक्स्ट आप देखिए, टीड का व्यू है। जॉब एनालिसिस इज द साइंटिफिक स्टडी एंड स्टेटमेंट ऑफ ऑल द फैक्ट्स अबाउट अ जॉब which reveal its content and the modifying factors which surround it. जॉब एनालिसिस देखिए, इन्होंने कह दिया, टीड ने बोल दिया कि ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर, साइंटिफिक स्टडी है और इसमें जॉब एनालिसिस करने वक्त हम किसी भी जॉब के बारे में सारे ज़रूरी फैक्ट्स को नोट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए
कि उस जॉब में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उस जॉब में कंटेन है। अगर मैं किसी को कह रही हूँ कि आप फॉर एग्जांपल इंजीनियर बन जाइए या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाइए, तो मुझे पता तो हो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब को मैं कैसे डिफाइन करती हूँ, क्या कंटेंट बताना पड़ेगा और क्या मॉडिफाइंग फैक्टर्स हैं उनमें। मॉडिफाइंग फैक्टर्स का मतलब कि उस जॉब में अगर आपने फर्दर प्रमोशंस लेनी है या कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो वो क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी। इसके बाद हेरल का व्यू है, जॉब एनालिसिस मीन्स द केयरफुल डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट वर्कर्स डू इन अ जॉब एज डिटर्मिन्ड बाय ट्रेन्ड एनालिस्ट। सो कोई भी जो जॉब एनालिसिस करता है वो एक ट्रेंड वर्कर होगा और वो ये केयरफुली डिटर्मिन करेगा कि किसी भी जॉब में वहाँ काम करने वाले वर्कर ने क्या क्या काम करने होते हैं उसको एनालाइज करेगा। हैकेट का व्यू है, जॉब एनालिसिस इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स इन द जॉब and the qualifications a worker should have for its successful performance. So job analysis क्या है, किसी भी जॉब में क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं ताकि उसमें कोई भी इंसान जो उसमें प्रवेश करे वो सक्सेसफुल रह सके। सो जॉब एनालिसिस जो है वो एक बहुत ही माइन्यूट स्टडी है जॉब्स की, कि किसी भी जॉब में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और इस एनालिसिस में हम ये भी पता करते हैं कि किसी जॉब में काम करने के लिए कैसी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करनी पड़ेंगी और कैसी कंडीशंस में काम करना पड़ेगा और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं क्वालिफिकेशन की। सो ये है जॉब एनालिसिस का मीनिंग। अब देखिए जॉब एनालिसिस करने वक्त क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होती हैं। पहले तो जो जॉब एनालिस्ट है, जो गाइडेंस वर्कर है, उसको जॉब एनालिस्ट भी बोल देंगे क्योंकि उसने जॉब के बारे में एनालिसिस करनी है। आइडेंटिफाई करना है जॉब को, मतलब जॉब का नाम क्या है, नॉमेनक्लेचर का मतलब नेम, क्या कहते हैं उस जॉब को। जैसे मैंने अभी आपको बताया सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या अगर वोकेशनल सेक्टर में चली जाइए तो प्लम्बर की जॉब है ना, कोई भी ऐसा इस तरह का। तो उस जॉब का नेम क्या है, क्या टाइटल है, पोस्ट का सब टाइटल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं असिस्टेंट मैनेजर, डेप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स। अब असिस्टेंट मैनेजर और किस फील्ड में, अकाउंट्स में। तो इस तरह से टाइटल ऑफ द जॉब एंड द सब टाइटल ऑफ द जॉब। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दिया, सीनियर लेक्चरर इज द टाइटल ऑफ द पोस्ट एंड लेक्चरर इज द नॉमेनक्लेचर। सेकेंड हो गया प्लेस ऑफ द वर्क, एरिया एंड रीजन। अब किस जगह पे काम मिल रहा है हमें, क्या जगह है वो, इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, उस जो है सिटी का नाम क्या है, इस तरह से उसको भी हमें सारा डिफाइन करना है जॉब एनालिसिस के टाइम पे। सैलरीज क्या मिलेंगी, शुरू में सैलरी क्या मिलेगी, कैसे इंक्रीमेंट्स लगेंगे, कैसे डीए मिलेगा आपको, क्या पीएफ काटा जाएगा कि नहीं, पेंशन बेनिफिट होगा कि नहीं, इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, कैसे ग्रेड्स रिवाइज होंगे। तो ये सारा भी हमने उसके बारे में पता करना है। मॉनेटरी मतलब बेनिफिट्स क्या होंगे। फिर मॉनेटरी के अलावा नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स हैं वो क्या क्या हैं। जैसे क्या आपको उसमें मेडिकल एड मिलेगा या मेडिकल अलाउंस मिलेगी, क्या आपको आपके बच्चों के लिए कोई फ्री एजुकेशन का उसमें प्रबंध है, कोई आपको या तो हाउस रेंट अलाउंस मिल जाए या रहने के लिए घर मिल जाए, किसी और स्टेशन में आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे आपको घर मिलेगा या घर के लिए किराया मिलेगा कि नहीं, अलाउंस मिलेगा कि नहीं, वो सब। और जैसे बैंक वालों को फ्री घूमने के लिए पासेस वगैरह मिलते हैं, जर्नी का मिलता है, तो वो रेलवे पासेस वगैरह या बस के पास या कुछ ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर आपने जॉब के लिए ही कम्यूट करना है तो कम्यूटेशन के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस है तो आपको उसके लिए कुछ वो मिलेगा कि नहीं। ये सब हम नॉन फाइनेंशियल में लेते हैं क्योंकि इसमें पैसे नहीं मिलते होते, इसमें आपको आपके खर्चों को कॉम्पनसेट किया जाता है। नेक्स्ट जॉब एनालिस्ट ने क्या देखना है, रिक्वायरमेंट जॉब की क्या है। रिक्वायरमेंट में अब पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हो गई। पर्सनल रिक्वायरमेंट में उस व्यक्ति की जनरल, जैसे आप रिक्वायरमेंट्स देखोगे उसकी एज कितनी होनी चाहिए, जेंडर क्या हो, मेल हो फीमेल हो, नेशनैलिटी क्या हो,
इंडियन है कि नॉन रेजिडेंट इंडियन भी चल सकता है या किसी और कंट्री का भी चल सकता है। मेंटल स्टेटस उसका कैसा होना चाहिए, मेंटल हेल्थ उसकी कैसी होनी चाहिए। फिर फिजिकल रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है फ़ौज की नौकरी में, आर्मी वगैरह में या एयरफोर्स में फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी होती हैं, तो वो फ़िज़िकल क्वालिटीज़ क्या क्या चाहिए हैं। इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स किसी जॉब में हो सकती हैं, आईक्यू लेवल वगैरह भी जज कर सकते हैं, या जैसे क्लरिकल पोस्ट होती हैं उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ वगैरह देखी जाती हैं, आपके टीचिंग में टीचिंग एप्टीट्यूड देखा जाता है। तो ये सब आप इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स भी देखनी पड़ेंगी। इमोशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, आजकल आपको पता है ट्रेंड आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू के ऊपर दिया जाता है इमोशनल क्वोशंट पे। सो कई जॉब्स में बड़ा ही जो है शेड्यूल हेक्टिक होता है, हैवी होता है और हर वक्त प्रेसिंग होता है जॉब का, तो उसमें आपने अपने इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल आजकल के दिन ही देख लीजिए, अब डॉक्टर्स के ऊपर कितना प्रेशर है, ठीक है। तो ऐसे प्रेशर वाली जॉब्स, इन जनरल भी डॉक्टर्स की जॉब बड़ी प्रेशर वाली जॉब होती है, तो उनको वो प्रेशर हर वक्त ह्यूमन डीलिंग करनी है और प्रेशर के अंदर भी कूल काम मेंटेन होके अच्छे से इलाज करना है पेशेंट का। सो ऐसे ही बैंक प्रोफेशनल्स आप देखते हो, कई चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको हर हर वक्त पब्लिक डीलिंग करनी है और वो दे लूज़ देयर काम। सो ये सब नहीं चाहिए, हमें इमोशनली भी इंसान स्टेबल चाहिए जो प्रेशर्स को हैंडल कर पाए। सो हमने ये भी देखना है कि उस जॉब की कोई सोशल रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी बताया पब्लिक डीलिंग है, तो पब्लिक डीलिंग है तो आपको बिहेवियर भी इंडिविजुअल का देखना पड़ेगा जिसको आप रख रहे हो। बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बंदे को आप सोशल जॉब्स के लिए जिसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक हैंडलिंग है उसमें नहीं रख पाओगे। उसी तरह से एप्टीट्यूड देख पाओगे, एप्टीट्यूड रिक्वायरमेंट भी देखी जाएगी किसी जॉब के लिए, जैसे टीचिंग का एप्टीट्यूड हो गया, इंजीनियरिंग का, मेडिकल प्रोफेशन का, ये भी एप्टीट्यूड्स हम जॉब एनालिसिस में देखेंगे। पर्सनैलिटी ट्रेट रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्यों चाहिए हमें, अभी मैंने जैसे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की एग्जांपल दी है। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बाहरमुखी अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट इज अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट इज बाहरमुखी। सो जो बंदा जल्दी से लोगों के साथ मिक्स हो जाता है, जल्दी से इंटरेक्ट कर लेता है, वो एक्सट्रोवर्ट है। सो अगर मैं ऐसे जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ जिसमें हर वक्त पब्लिक डीलिंग करनी है, तो पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट है कि बंदा एक्सट्रोवर्ट हो, प्लस कोऑपरेटिव नेचर का हो। अगर मुझे कोई लीडरशिप वाली पोस्ट पे भरना है किसी को, तो मुझे लीडरशिप टेस्ट उस पे लगा के, लीडरशिप की पर्सनालिटी टेस्ट लगा के देखनी पड़ेगी कि लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है, क्योंकि इस तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं उनसे हमें राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जो है वो रखने में हेल्प मिलेगी। फिर हमने और क्वालिफिकेशंस भी मेंशन करनी है, वो भी एनालाइज करनी है कि जनरल रिक्वायरमेंट, जैसे अब आपको पता है टीचिंग प्रोफेशन के लिए बीए बीएड है या एमए बीएड चाहिए, अगर एजुकेशन कॉलेज में जाना है तो एमए एमएड चाहिए, साथ में यूजीसी नेट क्लियर चाहिए। तो इस तरह से क्या रिक्वायरमेंट जनरल और स्पेसिफिक होनी चाहिए, या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशंस मेंशन करनी है। और इसके अलावा लास्ट में जो आपने देखना है इंडिविजुअल का पर्सनल रिक्वायरमेंट में, वो है उसका एक्सपीरियंस, कि क्या वो जॉब में आपको ऐसा बंदा रिक्रूट करना है जो पहले से एक्सपीरियंस्ड हो, और कितना एक्सपीरियंस हो, किस एरिया में एक्सपीरियंस हो। सो ये हो गई रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। नेक्स्ट आपने जॉब एनालिसिस में आइटम 6 जो है वो है मेथड्स ऑफ एंटरिंग द जॉब। ये भी आपने एज अ जॉब एनालिस्ट या गाइडेंस वर्कर देखना है कि उस जॉब में एंटर कैसे कर सकते हैं, क्या कोई एंट्रेंस टेस्ट है या इंटरव्यू है, या एंट्रेंस टेस्ट भी है और इंटरव्यू भी है। तो वो एंट्रेंस टेस्ट कब होता है, साल के कौन से मंथ में होता है, और क्या उसमें करिकुलम होता है, किस तरह का टेस्ट होता है, ये सारा कंडीशंस भी आपने पता करनी है। उसके बाद आपने देखना है कि वर्किंग कंडीशंस कैसे होंगे। सो वर्किंग कंडीशन का मतलब कि इंडोर जॉब है, आउटडोर जॉब है, बैठने वाली है या खड़के देने वाली जॉब है, उसमें टूरिंग है कि नहीं है, कहीं जाना, बाहर फील्ड वर्क करना पड़ता है, सैनिटरी कंडीशंस कैसी हैं, हेल्थ कंडीशंस कैसी होंगी। कुछ कुछ जॉब्स जो हैं वो आपकी हेल्थ के ऊपर बड़ी इम्पिंजिंग होती हैं, तो वो भी आपने पता करना है। और किस तरह के लोगों के बीच में आपका उठना बैठना होगा, कैसे आपके फेलो कोलीग्स जो हैं वो कैसे होंगे, कितने वर्क आवर्स होंगे, शिफ्ट सिस्टम होगा या मॉर्निंग ड्यूटी होगी, इवनिंग नाइट ड्यूटी, ये सब पता करना है। जैसे नर्सेज का होता है, आपको पता है शिफ्ट्स लगती हैं, तो वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए इंडिविजुअल, कि उसे पता हो कि उसकी नाइट में भी ड्यूटी लग सकती है।
उसके अलावा आपने पता करना है कि किस तरह की मेंबरशिप जो है, हाउ इज़ मेंबरशिप इम्पॉर्टेंट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो। एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ देयर अमंग द वर्कर्स, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ट्रेड यूनियंस बनी होती हैं, है ना, किसी में, तो या हमारे टीचिंग प्रोफेशन में पीसीसीटीयू है हमारा, जो टीचर्स की यूनियन बनी हुई है, तो उस जॉब के बीच में जो वर्कर्स हैं, क्या उनकी कोई यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन बनी है, और उसमें मेंबरशिप जो है वो आपको लेनी है, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, आपको हेल्प होगी। जैसे लेबर होती है, वो अगर ट्रेड यूनियन की मेंबर होती है तो उनकी जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकती, आप लो वेजेस नहीं दे सकते। अब घर पे दिहाड़ी वाला रखते हो, आप उसको कम वेजेस पे नहीं रख सकते, क्योंकि इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस होती है। अगर आप इनको एक्सप्लॉयट करोगे तो वो लोग आप के खिलाफ हड़ताल कर देते हैं या कंप्लेंट कर देते हैं। सो इस तरह की क्या उस जॉब में कोई ऑर्गेनाइजेशंस वर्कर्स के लिए बनी हुई हैं, और उनमें ज्वाइन करने का वर्कर को क्या फ़ायदा होगा, ये भी हमें एनालाइज करना है। और अब नेक्स्ट है इसमें आइटम कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये एम्प्लॉयर ने डिसाइड करनी है कि प्रोबेशन पीरियड क्या होगा। प्रोबेशन पीरियड क्या होगा, प्रोबेशन जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ। प्रोबेशन होता है कि जब आप किसी जॉब में जाते हो तो डायरेक्टली आपको परमानेंट नहीं रखा जाता, कुछ टाइम के लिए आपके बिहेवियर और वर्क कंडक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है। उस टाइम में आपको जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो निकाल भी सकती होती है, अगर आपका ऑन द कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन अगर वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं, मान लीजिए 2 साल का जनरली प्रोबेशन रख लेते हैं तो टीचिंग प्रोफेशन में, अब 2 साल आपके काम को ऑब्जर्व किया जाएगा, अच्छे से आपके वर्क कंडक्ट को देखा जाएगा। अगर आपसे आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं, तो वो आपको प्रोबेशन से परमानेंट करेंगे या रेगुलर करेंगे। सो वो प्रोबेशन पीरियड है टिल योर वर्क इज बीइंग इवैल्यूएटेड एंड यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर योर वर्क कंडक्ट। ओके, अब कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसफ़र भी है, वो आपको एम्प्लॉयर बताएगा कि क्या आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। जैसे बैंकिंग प्रोफेशन में आपको पता है, या केवी की टीचर्स होते हैं, इनके ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं। और प्रमोशंस कैसे होंगी, इसके बारे में भी एनालाइज करना है। फिर इसमें लीव रूल्स क्या होंगे, कितनी लीव्स मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। कोई बॉन्ड तो नहीं है। बॉन्ड का मतलब जैसे कि आपने वो जॉब ज्वाइन करने से पहले साइन कर दिया कि मैं एटलीस्ट 1 साल यहाँ पे जॉब करूँगा, 1 साल से पहले नहीं छोड़ूंगा, तो आपका बॉन्ड साइन हो गया। तो आप उस केस में किसी भी सूरत में वो बॉन्ड तोड़ नहीं पाओगे, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा। और रिटर्न्स क्या हैं उस वोकेशन में, इसमें सारे आपके बेनिफिट्स आ गए कि सैलरी, फाइनेंशियल रिटर्न्स, प्रमोशन, कैसे आप उस जॉब में लेडर के ऊपर चढ़ोगे, सीढ़ी पौड़ी बर पौड़ी आप ऊपर चढ़ते जाओगे, वो चीज़ें आपने इसमें पता करनी है एक जॉब एनालिस्ट ने। और इस जॉब का सोशल स्टेटस क्या है, आपको समाज में कैसे लोग एड्रेस करेंगे, वो आपका सोशल स्टेटस या प्रेस्टीज होगी। और जॉब सिक्योरिटी कितनी है, क्या आपको ऐसे तो नहीं कि जैसे अब आपको पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कोई निकाल नहीं सकता, एक नोशन बनी हुई है ना, उसी तरह से प्राइवेट में आप कह देते हो कि नहीं पता नहीं कब उठा के फेंक दें, तो इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ तो नहीं है। जॉब सिक्योर है कि नहीं है, ये भी आपने जॉब एनालिस्ट ने पता करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जॉब एनालिस्ट इकट्ठी करेगा, जॉब एनालिसिस इसीलिए बोल रहे हैं। और ये इकट्ठी की हुई इन्फॉर्मेशन वो एम्प्लॉई के साथ शेयर करेगा जिसको उस जॉब में वो डायरेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम सेकंड इसका करते हैं, ये मीनिंग और आइटम्स होगी, ये आपको आइटम्स तो बतानी ही पड़ेंगी जॉब एनालिसिस में। अब हम पर्पसेस की बात कर रहे हैं। आपने क्वेश्चन का फॉर्म देख लेना है कि क्या है, लेकिन चाहे डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ कि कौन कौन सी आइटम्स आती हैं जॉब एनालिसिस में, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि जॉब एनालिसिस में क्या क्या करना है। अब आ गए हम पर्पसेस पे। पर्पसेस या इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब एनालिसिस। मीन्स का व्यू देखिए, जॉब एनालिसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू पर्पस। अब जॉब एनालिसिस फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग वर्किंग मेथड्स एंड प्रोसेसेस। तो जॉब एनालिसिस का क्या पर्पस हो गया कि अगर हम काम करने के जो ढंग हैं उनको इम्प्रूव करना है तो हमें जॉब एनालिसिस करने की ज़रूरत है। अब देखिए, अगर जो एम्प्लॉयमेंट मांगने आ रहा है उसको पता है कि इस जॉब में क्या मांगा जा रहा है, क्या वो सब चीज़ें मेरे में हैं कि नहीं है, और एम्प्लॉयर को भी पता है कि मैंने क्या ढूंढना है एम्प्लॉय में, और जो भेज रहा है गाइडेंस वर्कर उसको भी पता है कि
एम आई सेंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सो इस तरह से हम ऑन टोटलिटी पूरी जॉब का जो है वो इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ मेथड्स एंड प्रोसेसेस। सो जो भेज रहा है उसको भी पता है कि मैं सही व्यक्ति को भेजना है, और जो जा रहा है उसको भी पता है कि मैं सही व्यक्ति हूँ इस जॉब के लिए, और जो रख रहा है उसको भी पता है कि हम सही पर्सन को रिक्रूट कर रहे हैं जॉब के लिए। ये एक पर्पस हो गया। सेकंड पर्पस इसमें है कि हेल्थ एंड सेफ्टी का भी इशू होता है। अब कुछ जॉब्स मैंने आपको भी बताया, जैसे कारपेट इंडस्ट्री है, या ये जो लोग एक्सरेज वगैरह करते हैं, ऐसी जॉब्स जो हैं इनका थोड़ा बहुत हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है। और इसी तरीके से वर्किंग आवर्स हैं, स्टैंडिंग जॉब है, सिटिंग जॉब है। सो जो भी एम्प्लॉई जॉब ले रहा है उसको पता होगा कि जो हेल्थ और सेफ्टी इश्यूज हैं किसी जॉब में, उसके बारे में पहले ही पता होगा। अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है, वो उस तरह की जॉब में नहीं जाएगा जहाँ पे उसको अस्थमा का अटैक हो सकता हो। उसी तरह से अब मान लीजिए ऐसी जॉब है जिसमें आपको आईज पे स्ट्रेन पड़ना है, तो आपकी आईज ऑलरेडी अगर वीक हैं, या आप जैसे आप कंप्यूटर एनालिस्ट बनना चाहते हैं पर आपके आईज में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो आप उस चीज़ को उस तरह से आप अवॉइड करोगे, हेल्थ इश्यूज होंगे तो। थर्ड इसमें है जॉब एनालिसिस टू बी यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। अब चौथा पर्पस इसमें, सॉरी, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़, जॉब एनालिसिस टू बी यूज फॉर ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़। अब जॉब एनालिसिस का जो तीसरा पर्पस है वो ये है कि अगर हमने जॉब की एनालिसिस की हुई है तो हमें पता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एक एम्प्लॉय को क्या क्या आना चाहिए, उसको फिर हम उस ढंग से ट्रेनिंग दे पाएंगे। सो हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट लेने आ रहा है, अगर उसके ट्रेड्स हमको सूटेबल लग रहे हैं फॉर द जॉब, तो हमने जॉब की एनालिसिस की हुई है। और अब देखते हो तो जनरली हम कहते होते हैं इवन टीचर्स के लिए कि ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है ना। तो ट्रेनिंग जो है, और इवन डिफेंस में भी ट्रेनिंग होती है एम्प्लॉयज़ की, तो वो ट्रेनिंग कितनी कैसे देनी है उसका भी हमें पता चल जाएगा अगर जॉब एनालिसिस की हुई है। और लास्ट पर्पस मीन ने जो बताया है, जॉब एनालिसिस टू बी यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, दैट इज अगर आपने एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जॉब एनालिसिस कर रहे हो, मतलब आप गाइडेंस वर्कर हो और आपने अपने स्टूडेंट्स को या क्लाइंट्स को एम्प्लॉयमेंट बतानी है, तो उस वक्त अगर आपने जॉब एनालिसिस की हुई है तो आप अपने स्टूडेंट्स या पीपल्स को सही वोकेशन के लिए गाइड कर पाओगे। आप एम्प्लॉयज़ को हेल्प करोगे सिलेक्ट करने में, ट्रांसफ़र और प्रमोट करने में। अब आपके पास जो लोग आ रहे हैं, सही लोग आप चुन पाओगे, सही लोगों को आप ट्रांसफ़र करा पाओगे। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करता है ट्रांसफ़र के लिए या प्रमोशन के लिए, तो आपने अपने जॉब एनालिसिस की हुई है, तो आप सही गाइडेंस जो है वो दे पाओगे। और इसमें आप सैलरी शेड्यूल्स भी अच्छे बना पाओगे। अगर आपको जॉब एनालिसिस पता है तो आप इसमें सैलरी शेड्यूल्स भी अच्छे से बना पाओगे। मतलब कितनी, कौन सी जॉब की कितनी सैलरी और कैसे कैसे वो सैलरी बढ़ेगी, वो सारी शेड्यूल आपको पता होगी। इतनी ट्रेनिंग ले लोगे, इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, इतनी देर हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते, पहले फर्स्ट ईयर में आपको इतना इंक्रीमेंट लगेगा, सेकंड में इतना लगेगा, आपका वर्क एंड कंडक्ट अच्छा होगा तो आपको ये इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं। वो सारा शेड्यूल भी आप तभी प्रिपेयर कर पाओगे अगर आपने जॉब एनालिसिस अच्छे से की हुई है। ये हैरिस वाला व्यू थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, इसके पॉइंट्स कंफ्यूजिंग है, ये आप छोड़ सकते हो। अब आप जनरल में आ जाइए। ये आपने, अगर आपको ये पर्पस आ जाता है तो आपने ये सारा ही बताना है।